नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस डिस्कशन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटी के कुछ प्रश्न को कॉमन सेंस के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इसी कॉमन सेंस को, इसी साइंटिफिक मेथड को अगर आप यूपीएससी 2000 प्रीलिम्स 2023 में यूज करते हैं तो आपके 15 से 20 क्वेश्चन सही करने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी कितना भी पढ़ ले, 35 से 40 क्वेश्चन, 35 और 40, ज़्यादा से ज़्यादा 45 प्रश्न से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, 40 तक ही उसकी सुई जाके अटक जाती है। अगर आपको प्रीलिम्स पास करना है तो आपको कॉमन सेंस को यूज करना पड़ेगा। आपके आस पूरी तैयारी के दौरान आपके आसपास जो इकोनॉमी में, पॉलिटी में, इन्वायरमेंट में, हिस्ट्री में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, आपने उनको बस ऑब्जर्व किया हो, वो सारी बातें आप इजीली कर सकते हैं। तब आप इस कॉमन सेंस को यूज करेंगे, तब आपके प्रश्न जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 आने वाला है उसमें आप इजीली कर पाएंगे। यूज कैसे करना है, हम यूपीएससी 2022 के प्रीलिम्स के कुछ पॉलिटी के प्रश्न लेंगे, उनमें यूज करके हम देखेंगे। इसी प्रकार से आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में यूज करना है। आई होप आप सभी को आइडिया मिलेगा, आपकी पढ़ाई में कुछ हेल्प मिलेगी। इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो कॉमन सेंस है केवल पॉलिटी में ही नहीं लगेगा, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, अधिकांश जगह पे आपको देखने को मिलेगा। और यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रश्न आपको देखने को लगते हैं, लेकिन होते बहुत सिंपल हैं अगर आपने उस प्रश्न को सही से पढ़ा है तो, जल्दबाजी में नहीं पढ़ा है। कॉमन सेंस यूज करने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको प्रश्न को सही से पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, कीवर्ड को सही से आइडेंटिफाई करना है, तब आप उसको कर पाएंगे सॉल्व, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जल्दबाजी में आपके प्रश्न बहुत सारे गलत हो जाए। ठीक है, तो पहली शर्त यह है कि आपको कोई भी प्रश्न आया है, बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन होगा बहुत सिंपल, अगर आप उसके ऑप्शन को जल्दबाजी में नहीं पढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, तो आपको आसानी से उस प्रश्न को समझ में आएगा, ऑप्शन को एलिमिनेट आप इजीली कर पाएंगे और आप आंसर तक पहुंच पाएंगे, जबकि आपने पढ़ा भी नहीं है, बस जस्ट आपको बेसिक नॉलेज है। ठीक है, आप घबरा जाते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एंजाइटी होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल आहिस्ता प्रश्न के ऑप्शन को पढ़ना है, इजीली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ऐसा हम इन कुछ प्रश्नों में करके देखेंगे। ठीक है, बाकी अदर में भी आप कर सकते हैं। तो आप इस तरीके को यूपीएससी 2023 में भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे। पहला प्रश्न यूपीएससी ने पूछा, 2022 यूपीएससी प्रीलिम्स में 2022 में आया। ठीक है, देख के प्रश्न को लोग घबरा गए, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन आप इजीली देखेंगे। उन्होंने बोला है, पहले ऑप्शन में पूछा है कि कौन कौन से ऑप्शन इंडिया के संदर्भ में करेक्ट है। पहला पूछा कि जो लॉ ऑफिसर होते हैं और जो लीगल फॉर्म है वो एडवोकेट्स के रूप में रिकग्नाइज होती है, बट जो कॉर्पोरेट लॉयर है, पेटेंट अटॉर्नी है, इस रिकग्निशन से बाहर होते हैं। तो जस्ट आप इसको यूज करेंगे कि आप, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आप कुछ व्यक्तियों को, कुछ फर्म को, कुछ ऑफिसर को, कुछ मतलब कि लीगल एंटिटी को आप एडवोकेट के रूप में क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, बाकी को नहीं करते हैं। तो ये तो रूल ऑफ लॉ का क्या है, वायलेशंस है। यूनिटी का क्या है, मतलब आप रेगुलेशंस कैसे कर पाएंगे अगर आप किसी को, मतलब कि आप रिकग्निशन उसको नहीं देंगे, आप उसको आइडेंटिटी कार्ड नहीं देंगे, तो वो कैसे प्रैक्टिस कर पाएगा। और अलग अलग संस्थाएं अगर होंगी किसी एडवोकेट को, मतलब कि डिफरेंट टाइप के एडवोकेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो देश में रेगुलेशंस नहीं हो पाएंगे। तो देश में अगर किसी एडवोकेट को अगर प्रैक्टिस करनी है तो एक संस्था होनी चाहिए, और एक संस्था सबके लिए समान होती है, रूल रेगुलेशन सभी पे समान रूप से अप्लाई होते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। लेकिन इतना बड़ा अपवाद नहीं होगा जो इसमें कहा गया है। तो आप जरा गौर से सोचेंगे कि तो गलत बात है, कि सामान्य दृष्टि से भी ऐसा नहीं होता। ये तो प्रश्न की एडवोकेट के बारे में बात करते हैं, तो आप इजीली इसको इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बता या तो ये होगा या तो ये होगा। दूसरा प्रश्न उन्होंने बोला है कि बार काउंसलिंग जो है ऑफ इंडिया है, उसके पास पावर है कि जो लीगल एजुकेशंस है, लॉ से संबंधित कॉलेज हैं, उसको रिकग्निशन दे, उसको रेगुलेशंस करे, ये उन्होंने बोला है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या काम है, सारी जो लीगल एंटिटी हैं, लीगल जो एजुकेशंस हैं, लीगल जो कॉलेज है, उसको रेगुलेशंस करते हैं, उसको सर्टिफिकेट देते हैं, उसको मान्यता देते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, सामान्य दुनिया में बच्चा अगर एलएलबी करता है तो वो भी जानता है।
तो इसलिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। तो पहला ऑप्शन आपको नहीं पता, अगर पढ़ा भी नहीं था तो आपने इजीली उसको एलिमिनेट कर दिया। और ये दूसरी बात जनरल सी बात है, और जनरल सी बात हमेशा क्या होती है, ट्रू होती है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, 99.9% जनरल बात ट्रू होती है यूपीएससी के एग्जाम में, इस बात को ध्यान। ठीक है, इस बात को समझा। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित, मतलब कि दल बदल से संबंधित है, कानून से संबंधित है, इंडिया के संदर्भ में बात की है। इन्होंने कहा है कि कौन सा जो ऑप्शन है करेक्ट है। इन्होंने कहा है कि जो नॉमिनेटेड जो लेजिस्लेटर होता है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 6 मंथ के अंदर ज्वाइन करता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉमिनेट हो जाएगा। ये उन्होंने ऐसी बात की है। और कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू हाउस। जबकि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई भी नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर है, मतलब कि मनोनीत अगर सांसद है, एमएलए है, तो उसको 6 महीने की छूट मिलती है। वो 6 महीने के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होगा, ये उन्होंने कहा। ठीक है, जबकि एक बोल क्या रहे हैं, इससे अपोजिट बोल रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। अब बात आती है सेकंड वाले पे। इन्होंने कहा है कि लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड डिफेक्शन केस। अब आपने कई बहुत सारे केसेस सुने होंगे, कर्नाटका का मुद्दा हुआ, मध्य प्रदेश का मुद्दा हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे एमएलए ने इस्तीफा दे दिया और विवाद है जो जो विवाद था, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं उनके ऊपर ये अधिकार रहता है कि मनमानी करते हैं, उस मतलब कि उस पर डिसीजन नहीं देते। सरकार रहती है, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है और राज्य में समान सरकार है, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार को गिराना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो स्पीकर रहता है उसको दबा लेते हैं और लंबे टाइम तक उसको फैसला नहीं करते। तो इन्होंने कहा कि इसमें कोई मतलब कि टाइम फ्रेम नहीं है, मतलब स्पीकर के पास अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित अगर कोई मुद्दा जाता है, प्रस्ताव जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित अगर प्रस्ताव जाता है, तो उसको दबा के बैठ जाते हैं। ऐसा कई बार आपने न्यूज में सुना होगा, उस पर सालों महीनों और डिसीजन नहीं आता है। अगर टाइम फ्रेम होता तो आप ऐसी बातें क्यों सुनते। ठीक है, तो इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ये बात सत्य है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ट्रू होगा। ठीक है, इस बात को आपने समझा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने बोला है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, करेक्ट पूछा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि जो भारतीय संसद है, पार्लियामेंट है इंडिया का, उसकी मीटिंग में केवल 2 ऑफिसर अलाउ रहते हैं, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ, मतलब कि जो जनरल ऑफ इंडिया रहता है, 2 भारतीय संसद की मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होता। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, संवैधानिक पद है ये। ठीक है, लेकिन सॉलिसिटर जो जनरल ऑफ इंडिया है वो संवैधानिक पद नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये केवल क्या करते हैं, इनकी सहायता करते हैं, जो भी लेखांकन से संबंधित मुद्दे होते हैं उनकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। और दूसरी बात, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, ओनली शब्द रहता है, तो आप वो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं, मतलब कि ट्रू नहीं रहता, तो ये 99.9% है। इसमें केवल इस बात को है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केवल पार्लियामेंट की मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये सॉलिसिटर जो हैं वो भारतीय संसद जो पार्लियामेंट की मीटिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। कॉमन सेंस लगाते तो आप कहते हैं संवैधानिक पद हैं, हो सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन ये संवैधानिक पद नहीं है, संविधिक पद है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ट्रू, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला। इन्होंने बोला है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट ए रिजाइनेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट हिज रिजाइन। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
ये बोल रहे हैं, ये बात सत्य है, केवल आप इतना देखेंगे तो ये बात सत्य है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब क्या करते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं, किसी भी कोर्ट में, भारत के किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं। पहला आप इतना कॉमन सेंस लगाएंगे, सरकार के खिलाफ ये नहीं बोलते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, सरकार के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर सरकार गिरी तो ये भी अपना रिजाइनेशन सरकार को दे देते हैं, ये भी मतलब कि रिजाइनेशन दे देते हैं, ये भी सरकार के साथ चले जाते हैं, सरकार के साथ तैरते हैं, सरकार के साथ डूबते हैं। बात आ गई समझ में, इतनी बात सत्य है। लेकिन उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसा संविधान में नहीं लिखा है, ठीक है, ये परंपरा बन गई है। क्या बन गई है लाला, परंपरा, कस्टम है। ध्यान रखेंगे इस बात, ये तो कीवर्ड है। ए वाला भी गलत और ए वाला भी गलत। और फिर आप दूसरी तरीके से सोचेंगे कि हर एक बात संविधान में नहीं लिखी जाती है, कितना बड़ा संविधान में हर एक बात नहीं लिखेंगे, ठीक है, इस बात को समझेंगे। तो इसे दोनों ऑप्शन इसके गलत हैं, तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, ठीक है, इस बात को समझा आपने। दूसरा इन्होंने अगला प्रश्न आया कि रिट के बारे में आया, जो आर्टिकल 32 के तहत एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसके बारे में पूछा। जो मैंडामस एक रिट रहती है के बारे में पूछा। मैंडामस रिट का मतलब ये रहता है कि आपने इस संबंध में कोई क्या किए, कोई अगर सार्वजनिक दायित्वों का या फिर संवैधानिक दायित्वों का कोई निर्वहन नहीं कर रहा है, कोई भी पब्लिक ऑफिसर, तो उसके अगेंस्ट इसको इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो रिट जारी करना एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट नहीं है आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को आसानी से पढ़ो। मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट अगर इंटरेस्टेड विथ ए पब्लिक ड्यूटी। इन्होंने कहा है कि अगर कोई प्राइवेट एंटिटी है, उसके अगेंस्ट मैंडामस रिट जारी नहीं हो सकती जबकि वो पब्लिक ड्यूटी कर रहा हो, मतलब कि कोई सार्वजनिक कार्य कर रहा हो, संविधान के सम्मत कार्य कर रहा हो, मतलब पब्लिक कार्य कर रहा है तो पब्लिक कार्य संविधान के अनुसार होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होना चाहिए। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो उसके अगेंस्ट जितने सारे प्रावधान हैं रिट के, वो भी अप्लाई होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ये बात होगी कि नहीं होगी। तो बोल रहा है कि विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद ए पब्लिक ड्यूटी। चलो ये अभी यहाँ ही रखते हैं। दूसरा उन्होंने बोला है मेंडोस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन थ्रू इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी है, किसी ना किसी एक्ट के तहत स्टेब्लिश होगी, किसी संवैधानिक प्रावधान के तहत स्टेब्लिश होगी। मान के चलते यूपीएससी है, अब यूपीएससी के अगेंस्ट मेंडमस जारी नहीं हो सकता, ये इन्होंने बोला है, जबकि होता है। सेकंड ऑप्शन नहीं है, इन्होंने बोला है कि मेंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन थ्रो इट मे बी गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, मेंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड इन पब्लिक ड्यूटी। यहाँ से ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये गलत, ये गलत, बचा कौन सा, ये वाला बचा, ठीक। बाकी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि जो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा है उसके संदर्भ में आप कुछ बातें बताओ। अब यहाँ पे देखो, फोर्थ वाला स्टेटमेंट पढ़ो। इन्होंने बोला कि वेल एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिप्टी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड द डली सेकंड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे फंस गए। आपने सुना होगा जो कुछ काम करता है राष्ट्रपति के बिहाफ पे प्राइम मिनिस्टर करता है। हमारे देश के संविधान में प्राइम मिनिस्टर के संबंध में संविधान में कोई पावर नहीं है, ठीक है। और इतना इंपोर्टेंट पद प्राइम मिनिस्टर अनसमर्थन की क्या आवश्यकता है, ये कॉमन सेंस लगाओगे आप। यहाँ पे राष्ट्रपति होता तब भी एक बार मान लेते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के संदर्भ में ऐसी कोई परंपरा नहीं, आपने कभी सुना भी नहीं है। तो फोर्थ तो नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 3 1 2 3 होगा। तो 1 3 तो होगा, 2 के बारे में और देख लेते हैं। 2 कह रहा है डिप्टी स्पीकर इन देयर इज मैंडेटरी प्रोविजन। देखो मैंडेटरी,
that the election of candidate as the deputy speaker of the Lok Sabha shall be from the either principal opposition party or the ruling party. शैल भी प्रोविजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ प्रोविजन मैंडेटरी आ गया, तो यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसके संदर्भ में प्रावधान है कि परंपरा विकसित हो रही है कि जो स्पीकर होगा वो रूलिंग पार्टी का होगा और जो डिप्टी स्पीकर होगा वो अपोजिशन पार्टी का। वही परंपरा है, ना कि किसी संविधान में प्रावधान। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा, ये होगा। तो इसी तरीके से अगर आप कुछ चीजों को यूज करते हैं, इजिली यूज करते हैं, तो आपका चांस रहता है आप कुछ लोगों से रेस में आगे बढ़ पाए और आप 10 से 15 प्रश्न आगे कर पाए और सही कर पाए। अगर आपने 10 से 15 प्रश्न सही कर दिए तो आपके पॉजिटिव चांसेस अधिक हो। बात आ गई समझ में? इसी प्रकार के आपको प्रश्न करना है। इस अगर लेक्चर से आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो थोड़ा शेयर कर देना, ठीक है। और लाइक शेयर अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।